अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 510वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, अभी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हज के ताल्लुक़ से एक नया फ़ैसला लिया गया कि कोई भी औरत वो अपने महरम के बग़ैर हज के लिए जा सकती है। हज के लिए कोई उसको महरम की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सराहतन ये हमारी शरीयत के अंदर मुदाखलत है और उनको कोई हक़ नहीं है इस तरह का फ़ैसला लेने का, और इंशाअल्लाह हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लाह मुआशरा फ़ाउंडेशन की तरफ से बाज़ाब्ता इसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा और उसके ताल्लुक़ से जो कानूनी माहिरीन हैं, हमारी डिस्कशन उनसे चल रही है। इंशाअल्लाह आगे देखेंगे क्या होता है। मसला यहाँ पर यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे फ़ैसले क्यों ले रही है। राजस्थान के अंदर उन्होंने पूरा निसाब ही चेंज कर दिया। हल्दी घाटी की जो जंग जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जीते थे, और वो अभी भी विकीपीडिया पर है, ऑनलाइन है, हर चीज़ में है, किताबों में है, तारीख़ में है। वहाँ की गवर्नमेंट ने वो पूरा निसाब चेंज करके उसको जो है महाराणा प्रताप की जीत बता दिया। अजीब अजीब तरह की जो चीज़ें आ रही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कानून नाफिज कर दिया वहाँ पे कि हर मदरसे के अंदर तिरंगा लहराया जाएगा और हर मदरसे में रोज़ाना जो है राष्ट्रीय गीत सुबह में पढ़ा जाएगा। ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं। असल में बीजेपी गवर्नमेंट का ये एजेंडा ही है पहले से कि भाई इस मुल्क को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए ये चीज़ों को आहिस्ता ख़त्म करो, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि जब ये लोग खुद अपोजिशन में थे, मुझे याद है हमारे बचपन के अंदर, वो मुझे तो तब समझता भी नहीं था ये एक्सा सिविल कोड क्या होता है। वो उर्दू पेपर में लिख के आता था कि अपोजिशन पार्टियां जो है वो इस बात पे ज़ोर दे रही है कि पूरे मुल्क में अब एक्सा सिविल कोड नाफिज किया जाए। मैं बोलता था ये एक्सा सिविल कोड क्या रहता होगा ये, मगर आज समझ में आ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को ख़त्म करके पूरे मुल्क के अंदर एक कॉमन सिविल कोड बनाया जाए। ये जब अपोजिशन में थे तो इन्होंने इसकी मेहनतें की। अब तो ये रोलिंग के अंदर है, इनकी अपनी गवर्नमेंट है। वो तमाम चीज़ों को नाफिज करने में इन्होंने 3.5 साल के अंदर मुल्क का क्या डेवलपमेंट किया, मुझे आप बताओ। इन्होंने कहा अच्छे दिन अच्छे दिन अच्छे दिन के नाम से 350 रुपये में मिलने वाला जो गैस का सिलेंडर था उसको 900 रुपये तक पहुंचा दिया। 40 रुपये किलो मिलने वाली जो तुअर की दाल थी उसको 225 रुपये तक पहुंचा दिया। हर चीज़ की जो कीमतें हैं वो 7वें आसमान पे पहुंची हुई है। ये अच्छे दिन इन्होंने हम लोगों को दिखाए। जीएसटी के नाम पर जो रोज़मर्रा के ज़रूरियात की चीज़ है, रेलवे का टिकट आप बुक करेंगे उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी लगेगा, और वहीं पर अगर आप प्लेन का टिकट बुक करेंगे तो 5% उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इस तरह के यानी हर कानून वो बनाया जा रहा है जिसमें अमीरों को, करोड़पतियों को, पूंजीवादियों को फ़ायदा हो और गरीब बेचारा जो है वो ख़ुदकशी करे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं उसको। किसानों के कर्ज़ माफ़ करने का एक नया कानून आया, बोले माफ़ किए। पता ये चला किसके कितने माफ़ हुए। जिसके ऊपर 8 लाख रुपये का कर्ज़ा था उसके अकाउंट में 1.25 रुपये उसको माफ़ किए गए। उसने चेक बताया, ये गवर्नमेंट ने इमदाद दी। कितने की दी? 1 रुपया 0.25 पैसे, यानी 1.25 रुपया। ये किसानों के कर्ज़े माफ़ हो रहे हैं। क्या हो गया, इन्होंने मुल्क को सिवाय कंगाल करने के दूसरा कुछ भी नहीं किया। अभी दिवाली का पीरियड है। अब चूँकि मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो है वो गैर ईमान वालों का है, सारे नॉन मुस्लिम्स मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ सुबह से लेके शाम तक काम करने वाले, साथ में उठने बैठने वाले, और बेचारे इतने परेशान हैं टिकट निकालने के लिए। एजेंट लोग जो टिकट 300 रुपये में और 500 रुपये में रिजर्वेशन के साथ में बनता था, एजेंट लोग उसके 3-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं और दे रहे हैं। बहुत सारे रो रहे थे वो हमारा, क्योंकि रोज़ाना हम लोग दोपहर में खाना साथ में खाते हैं, डिस्कशन उसी पे चल रहा है कि भाई गांव जाने का है, अब क्या करेंगे। लग्जरी बसों के टिकट भी 5-5 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे बसों का इंतज़ाम नहीं, लोगों के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं, और आपने बुलेट ट्रेन की बुनियाद डाल दी। किसको डेवलप करने के लिए? सिर्फ एक स्टेट को, बस खाली गुजरात को डेवलप करना है। उसके अलावा पूरे मुल्क में भूखमरी और भीख मांगी क्यों नहीं होती, कुछ लेना देना नहीं है उनको। ये पूरा प्लान जो है बुलेट ट्रेन का, ये सिर्फ एक इलाके को डेवलपमेंट करने के लिए हो रहा है कि गुजरात का विकास कैसा हो। मुल्क के अंदर कॉन्फ्रेंसें मुनाकिद की जा रही है
कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो है कॉन्फ्रेंस होंगी, जापान के लोग आए हैं, कोरिया के लोग आए हैं, इटली के लोग आए हैं, जर्मनी के लोग आए हैं, और वो कहाँ हो रही है? वो अहमदाबाद में हो रही है। क्यों? बॉम्बे में क्यों नहीं हो रही है? दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? कोलकाता में क्यों नहीं हो रही है? बेंगलुरु में और हैदराबाद में क्यों नहीं हो रही है? चेन्नई में क्यों नहीं हो रही है? ये बाकी इलाकों में इंडस्ट्रियल लोग नहीं रहते क्या? क्या पूरे मुल्क में खाली अहमदाबाद के अंदर या गुजरात के अंदर ही जो है सारे इंडस्ट्रियल भरे हुए हैं? ये पूरी क्या पूरी पॉलिसी और पूरा क्या पूरा प्रोग्राम यही है कि गुजरात को किस तरीके से डेवलप किया जाए। उसके अलावा बाकी पूरे मुल्क के अंदर लोग भीख क्यों नहीं मांगते? बुलेट ट्रेन से किसका फ़ायदा होने वाला है? एक खाली मखसूस एक पट्टे का, वो पूरा पट्टा जो है अहमदाबाद से लेके मुंबई तक का, ये आज हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। और आवाम जो है बेचारी, हमारी गरीब मुफलिस लोग जो है वो बेचारे बैठे हुए हैं खामोश। उनको मालूम ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलने दे रहे ये लोग। इन्होंने ऐसी उनको नशे की गोली पिला दी है, समझ में नहीं आ रहा उनके कि भाई हम क्या करना चाहिए बोल के ऐसे हालात में। तो इन्होंने क्या किया है, डेवलपमेंट के नाम पर अब वो बुलेट ट्रेन पे जो बजट हो रहा है, अगर उसी की बजाय पटरियाँ डबल डबल कर दी जाए, एक्सप्रेस की पटरियाँ अलग, पैसेंजर ट्रेन की अलग, या नहीं अलग अलग तो कम से कम मालगाड़ी की अलग, और एक साइड जो वन वे पूरे मुल्क के अंदर अगर पटरियाँ बिछ जावे और गाड़ियाँ बढ़ जावे, क्योंकि दिवाली का पीरियड है और मुसलमानों के भी हमारे जो फेस्टिवल होते हैं, रमज़ान ख़ास तौर पे, रमज़ान का तो पूरा महीना सफ़र का होता है। अक्सर हमारे मदारिस के सुफरा वग़ैरह जो है वो ट्रेनों में सफ़र करते हैं। फिर ईद का वक्त होता है। अब दिल्ली के अंदर जो है हमारे जो बेचारे उत्तर भारतीय भाई है, बिहार के भाई, हमारे यूपी वाले भाई, हमारे बहुत सारे, पूरा इंडिया जो है वहाँ पे है, मुंबई में है, दिल्ली में है, इधर उधर वो बेचारे काम के सिलसिले में रहते। अब दिवाली ऐसा रहता कि वो साल साल भर के पैसे जमा करके कि भाई गांव जाना है। अब वो एक्सप्रेसें चलती है, मैं देखता हूँ कुशीनगर एक्सप्रेस, कामयानी एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, ये सब गाड़ियाँ जो है गोरखपुर को और इलाहाबाद को और पूरी उधर जाती है साउथ अपने नॉर्थ इंडिया में। वो गाड़ियों का ये हाल है। मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर के अंदर कि सुबह में बेचारे वो लोग रात में एक एक दिन पहले से रिजर्वेशन की लाइनों के सामने वो एक आदमी को 100-200 रुपये दे के रात में सुला कर कि भाई यहाँ मेरी जगह पकड़ के रखना, तू सो, तेरे को सोने के 100-200 रुपये, लेकिन ये जगह हमारी पकड़ के रखना। और वो बेचारे इतनी देर से रिज़र्वेशन के अंदर लगे हुए हैं कि भाई गांव जाना है तो कम से कम रिज़र्वेशन मिल जावे, 2 दिन का सफ़र है, लेकिन उनका नंबर आने तक आपको सुन के हैरत होगी 30 सेकंड के अंदर पूरी ट्रेन बुक। समझ में नहीं आ रहा ये इतना फास्ट सर्वर कौन से कंपनी का है। मुझे तो लगता है यार ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का भी जो है सर्वर इतना फास्ट नहीं होगा। 30 सेकंड में पूरी ट्रेन बुक, 1.5 मिनट में पूरी ट्रेन बुक, 2 मिनट में पूरी ट्रेन बुक। जैसे ही वो टिकट खिड़की खुलती है फ़ौरन उसके फ़ौरन बाद में आपका नंबर आने तक तो भाई गाड़ी पूरी रिज़र्व हो चुकी है, आपको वेटिंग लिस्ट के अंदर टिकट मिलेगा। तो ये गवर्नमेंट का काम था जो पब्लिक के फ़ायदे की चीज़ है। 1 लाख करोड़ रुपये तुम वो बुलेट ट्रेन के बजट के ऊपर ख़र्चा कर रहे हो। अरे उसी की बजाय अगर हमारी जो नॉर्मल ट्रेन है, हम इसी के लायक है, ये ट्रेन अच्छी है, हम काफ़ी है इसके लिए, मगर यही ट्रेन के अंदर जनरल डब्बे बजाय एक एक के, एक पीछे एक आगे, अब एक किसी का रिजर्वेशन ही, अरे मरते लोग, दम ऐसा दम घुटता उसके अंदर ट्रेन में। लो जनरल में कभी आप बैठ जावे और रश रहे ना, आप सांस नहीं ले सकते, उसके अंदर खड़े रहना तो दूर की बात है। वही ट्रेन में 4 डब्बे पीछे जनरल, सामने 4 डब्बे, रिजर्वेशन डब्बे बढ़ा देते थे, रेल की पटरियां बढ़ा देते थे। इससे मुल्क का डेवलपमेंट होता था। यहाँ डेवलपमेंट से कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारे गरीब परेशान है। वो बुलेट ट्रेन से किसका फ़ायदा होगा बोले? कल वही चर्चा चल रही थी कि अगर उसी की जगह बजाय ट्रेनें बढ़ जाती थी, आज ये कितने लोग जो शहरों में, बड़े शहरों के अंदर मेहनत मजदूरी के लिए गए हुए होते थे, कम से कम दिवाली के मौके पे अपने वालिदैन के पास, अपने रिश्तेदारों के पास हंसी खुशी, और वो पूरा ख़ानदान टेंशन में है एक आदमी के रिज़र्वेशन को लेकर। वो अकेला नहीं है, गाँव में माँ बाप भी परेशान हैं, रिश्तेदार भी परेशान है, ससुराल वाले भी परेशान है। अरे क्या हुआ बोले? यार रिज़र्वेशन ही मिला नहीं उसको अभी तक। वो इधर से कोशिश में, वो उधर से कोशिशों में लगे हुए हैं। ये हाल हो चुका है हमारे यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया, ये जितने भी इनके प्लान्स, जितने भी बजट थे, अब हम लोगों को लगता था, मुझे भी ऐसी लगता था
कि हमारा पीएम जो ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है और हमारा पीएम जो है अमेरिका जर्मनी जा रहा है, तो शायद ये मुल्क का कुछ डेवलपमेंट कर रहा होगा। लेकिन परसों के दिन मैंने इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पढ़ा कि ऑस्ट्रेलियन लोग जो है वो पूरे रोडों पे रास्तों पे निकल के अदानी के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वी डोंट नो अदानी बोलकर, नो अदानी, ऑस्ट्रेलिया में अदानी की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला साला ये वहाँ जाके क्या कर रहा है। फिर उसके डिटेल मैंने पढ़ा तो पता चला कि हमारे पीएम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, पूरे मुल्क को लग रहा था कि पीएम साहब जो है शायद इंडिया के डेवलपमेंट का कोई प्लान बनाने के लिए वहाँ पे गए हुए होंगे। लेकिन पता चला वहाँ जाके हजरत जो है वो अदानी और अंबानी के वास्ते में बात करने के लिए गए थे कि भाई हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है उन लोगों को तुम्हारे यहाँ पर कुछ काम धंधे के लिए जगह दो बोल के। और फिर वहाँ का जो कोल माइनिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था, हजरत ने वहाँ से उनको यहाँ पे दिला के दिए इंडिया में अदानी को कि मैंने तुम्हारे लिए कोल माइनिंग का वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ बोल के। और बाकी मैं और तुम हम खड़े हुए हैं अभी भी सिग्नलों के ऊपर, हम अभी भी रिक्शे में, हम अभी भी गाड़ों में, और हम यही खुश गुमानी के अंदर है कि नहीं आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे बोल के। और वहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो रहा है, लोगों के। मैंने तो और पढ़ा न्यूज़पेपर में कि जो लोग इनकी गवर्नमेंट आने से पहले जिनकी आमदनी सालाना की जो थी वो 16 हज़ार करोड़ गुना बढ़ चुकी, 16,000% गुना बढ़ चुकी है। इतने यानी तेज़ी के साथ में लोगों की तरक्की हो रही है। वो गाड़े वाला जो है 2014 में गाड़े पे था, आज भी गाड़े पे छे। रिक्शे वाला कार में नहीं पहुंचा, वो अभी भी रिक्शे में छे। तो इन्होंने क्या है, इनकी पॉलिसियां वही है, रोड वैसे ही है, रास्ते वैसे ही है, दवाखाने में मरने वालों का फिगर और दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। रेप केसेस में कोई कमी नहीं आई है, उल्टा उसके अंदर जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अब इन्होंने कौन से मुद्दों पे काम करना शुरू किया, पूरे पब्लिक को जो नशे की गोली पिलाकर रखे। जब से ये आए पूरे मुल्क के अंदर लोगों को इन्होंने जो है ना नशे की गोलियां चेंज करते रहे। पहले गाय के नाम पर पूरे मुल्क के अंदर लोग गाय के नाम पर, और फिर वो कहीं दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है पूरे मुल्क में, क्योंकि लोगों को बिज़ी रखना है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये भी जो चीज़ें होती है ना, ये स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसे अंग्रेज़ी के अंदर, और इसके बनाने वाले बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि भाई पब्लिक को बिज़ी रखने के लिए अब ये फुसकी छोड़े थे, इसके बाद दूसरी फुसकी क्या रहेगी, उसमें बिज़ी रखा गया। उसके बाद दूसरी फुसकी तलाक़ की, तीसरी फुसकी पर्सनल लॉ की, उसके बाद चौथी फुसकी जो है अभी हज की निकल गई, और उसके बाद अलग अलग फुसकियाँ अभी, मतलब क्योंकि एक पूरी टीम काम कर रही है। लोगों को इस तरीके से काम में लगाओ, उलझा के रखो, और वही उन्होंने किया। और इसीलिए हम बोम मार रहे हम हर इलेक्शन से पहले, मुसलमानों को समझा रहे। उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ऐसा चिल्ला के बोले हमने, हमारा बयान अभी भी है यूट्यूब पे कि मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाओ। याद रखो, हमारा मकसद बीजेपी को किसी भी हाल में नहीं आने देना है, उसके लिए हम किसी को भी सपोर्ट करेंगे। तो हमारे एक अकाबिर है उत्तर प्रदेश के ही, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मैंने उनका बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा है, बोले भाई हम मायावती को सपोर्ट करते हैं। मैंने जब उसको वेरीफाई किया और जब मैंने उसकी तहकीकात की तो पता चला कि वह हज़रत का ही बयान है। और जब मुझे इत्मीनान हो गया 100%, हमने भी इस्लाह मुआशरा के सबक में मायावती को 100% सपोर्ट किए। क्यों? बोले उसने 25% मुसलमान यानी 100 मुसलमानों को टिकट दिया, और वो अकेली ऐसी है जो ऐसे अमित शाह और मोदी और पता नहीं और कितने बड़े बड़े ये जो है ना, उनको सबको पुर के बच सकती है। बाकी तो क्या है, वो मुलायम सिंह ने इलेक्शन से पहले बयान दे दिया, बोले भाई हमको अफसोस है, मैंने जो ऐसा किया था वैसा किया था, यानी उसको अब अफसोस भी होने लगा। वो समझ गया कि इनके साथ हाथ मिलाने में ही अपना फ़ायदा है। लेकिन मायावती अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम थी, हमने भी उसको सपोर्ट किया। मगर करेंगे क्या, बेचारे मुसलमान उतना सेंस, उतनी समझ ही नहीं उनके अंदर कि हम अपनी कौम के लिए या अपने समाज के लिए कुर्बानी दे, अपने आप को पीछे हटा ले। या हमारे अकाबिर या हमारे उलामा बोल रहे हैं कि भाई एक पार्टी को सपोर्ट करो तो हम उसको सपोर्ट करें, नहीं, सुनने को तैयार नहीं है उलामा का। इन्होंने खाली सोशल मीडिया पे एक मैसेज चलाया उलामा के बारे में,
बोले जुम्मन मौलाना बोलते समाजवादी पार्टी को वोट दो, और अल्लाह बख्श मौलाना बोलते मायावती को वोट दो, और फुलाने मौलाना बोलते कांग्रेस को वोट दो। बोले इनकी वजह से उम्मत भटक गई। ये सरासर झूठ है, ये मक्कारी है इनकी। अरे तुम लोग मस्जिदों में उलामा की बातें सुनते नहीं तो पॉलिटिक्स में तुम सुनने वाले बन गए। अगर तुम इतनी सुनने वालों की रहते थे ना, वो हमारे जो अकाबिर है इसके यूपी के, तुम उनकी बात सुन के उस पर अमल करते थे, ये जूते खाने की नौबत नहीं आती थी तुम्हारे ऊपर। उनकी बात भी तुमने सुने नहीं। लेकिन मैं नांदेड़ के मुसलमानों की तारीफ़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नांदेड़ के मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारी दानिशमंदी को सलाम, तुम्हारे अक्लमंदी को सलाम, तुम्हारी फिरासत को सलाम। एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर जिस तरह से तुमने वहाँ से बीजेपी का सफाया किया, मैं तुमको सलाम के साथ में दुआ भी देता हूँ। अल्लाह तुमको हमेशा आदाब और शादाब रखे। बस इंशाअल्लाह मैं यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह ये जो हज का मुद्दा है, इस पे हमको खामोश नहीं बैठना है। इसके आगे हम आगे बताते रहेंगे क्या करना है। दुआ करें अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।